अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा, उम्मीद और दुआ करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अच्छा बेटा, I welcome you all in today's orientation and guidance session relating to strategic business reporting. स्टडी सेशंस जिनके लिए ओरिएंटेशन कंडक्ट किया जा रहा है बेटा, आपको पता है कि फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स एसीसी का न्यू ईयर, मतलब ये कि आपका न्यू एकेडमिक ईयर शुरू हो जाता है, जिसमें जो भी सिलेबस की चेंजेस होती हैं वो एप्लीकेबल रहती हैं थ्रू आउट द ईयर। फॉर एग्जांपल सितंबर 26, दिसंबर 26, मार्च 27 एंड जून 27, ये 4 अटेम्प्ट्स होंगी। जो भी चेंजेस, जो भी अपडेशंस, जो भी मॉडिफिकेशंस आपके सिलेबस में इफेक्टिव रहेंगी वो इन 4 अटेम्प्ट्स तक वैलिड रहेंगी। ठीक है, सो दिस ओरिएंटेशन सेशन इज फॉर द स्टडी सेशंस फ्रॉम सितंबर 2026 टिल जून 2027। सही, तो ये जो भी सेशंस होंगे वो ये जो गाइडेंस है ये इन चारों सेशंस को कवर कर रही होगी। वैसे तो हम हर एकेडमिक सेशन के अंदर ही मुलाकात करते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज क्लियर करना जरूरी है। ठीक है बेटा। अच्छा भाई, सबसे पहले मेरा मुख्तसरन तारुफ। माय नेम इज मुनीर मोहम्मद शफी एंड आई विल बी योर फैसिलिटेटर फॉर दिस सब्जेक्ट। मैं ये सब्जेक्ट इंशाल्लाह ताला आपके साथ लेकर चलूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा और इंशाल्लाह ताला हम इस सब्जेक्ट को कोशिश करेंगे। अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसकी सारी चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिवली और थॉरोली कवर कर सकें और इस सब्जेक्ट को आपके लिए आसान बना सकें इंशाल्लाह। ठीक है, मेरा मुख्तसर सा तारुफ। सबसे पहले about myself, I have been teaching the subjects of AAA and SBR for last more than 9 years. I myself am a practicing auditor. I'm a practicing chartered accountant. I'm running my own firm by the name of HM Chartered Accountants. I'm a fellow member of ACCA, fellow and practicing member of Institute of Chartered Accountants of Pakistan. Qualified person. I'm a qualified person responsible for training in my organization for ICW students as well. I am and I have been member of various technical and professional committees of ICAP and ACCA Pakistan. आर्टिकलशिप मेरी KPMG की रही। KPMG में मेरा एक्सपीरियंस रहा, 4-5 साल मैंने KPMG में काम किया और ये मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। यू कैन डायरेक्टली रीच मी आउट इफ यू हैव एनी क्यूरीज रिलेटिंग टू सब्जेक्ट, रिलेटिंग टू इवन एडमिशन, रिलेटिंग टू इवन एनी प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग इन माई सब्जेक्ट। ठीक है बेटा। अच्छा भाई, तो ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ। और ये आपके सामने आ गया सेशन एजेंडा कि हमारे सेशन का एजेंडा है क्या। ठीक है। अच्छा भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे SBR से मुताल्लिक। व्हाट इज SBR? ये सब्जेक्ट है क्या, इसमें हम क्या बातें करने वाले हैं, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। फिर हम इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी बात करेंगे, दैट हाउ इंपॉर्टेंट दिस सब्जेक्ट इज। इसके पूरा सिलेबस का कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू लेंगे कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। पेपर पैटर्न की बात करेंगे, क्या की एरियाज हैं जो टेस्ट होते हैं। पासिंग रेशो की बात करेंगे, इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे। ओवरऑल पासिंग रेशो इस सब्जेक्ट का मेरे हिसाब से बहुत मुनासिब है, विच इज 45% to 51%। ठीक है। रीजंस ऑफ फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें नहीं करनी, व्हाट आर द डोंट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट। इफ यू हैव टू पास दिस, ऑब्वियसली यू हैव टू अवॉइड द रीजंस ऑफ फेलियर एंड वी विल बी डिस्कसिंग दोज रीजंस। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, हम इसको कैसे लेकर चलेंगे, हम SBR को कैसे पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड देन सेशन प्लानर, किस तरह से, किस ड्यूरेशन में, कब हमारी क्लास होगी, किस दिन, कितने घंटे की। ठीक है बेटा। अच्छा, तो अगर हम सिलेबस ओवरव्यू की बात करते हैं तो बेटा ACCA के मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में खोलूंगा जो 2026-2027 से रिलेटेड है। तो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैंने पहले खोले हुए हैं। अच्छा भाई, एक ये डॉक्यूमेंट है। अच्छा, ये सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं और
ये जो आपका फोल्डर है जिसका मैं एक्सेस आपको दूंगा, उसके अंदर भी हमारा सारा मटेरियल, चाहे वो चैप्टर हो, चैप्टर समरीज हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, उसके सॉल्यूशंस हो, वो सारे के सारे हमारे उस फोल्डर के अंदर मैं प्लेस करते जाऊंगा, सो दैट यू ऑलवेज हैव द एक्सेस ऑफ द लेटेस्ट वर्किंग फाइल्स विथ यू। एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे 2026 टू जून 2027। अच्छा भाई, ये डॉक्यूमेंट भी आपकी वेबसाइट पर है, इसकी बात करेंगे हम, सही है। फिर एक डॉक्यूमेंट है SBR एसेंशियल्स के नाम से, ठीक है, इसकी भी हम बात करेंगे। ये क्या बात करता है क्या नहीं है, ठीक है बेटा। फिर सिलेबस, गाइड के सिलेबस है क्या, ठीक है, दी सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। स्टेपिंग अप फ्रॉम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से क्या चेंजेस हैं, किस तरह से आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से SBR में आ रहे हो, तो क्या क्या चीजें अपडेट हो रही हैं, आपकी क्या स्किल्स अपडेट हो रही हैं, ठीक है। और फिर एक रीजंस ऑफ फेलियर का डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपके लिए कंपाइल किया है, इंशाल्लाह विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अच्छा भाई, तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपने सिलेबस और स्टडी गाइड की। ये आपका सिलेबस है, जाहिर सी बात है कि अभी इसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करना तो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि हमें हर एरिया को पढ़ना है और हर एरिया को समझना है, तभी हम ठीक से समझ पाएंगे कि इसमें हमने क्या नॉलेज गेन करनी है और एग्जामिनर की हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, बट लेट मी मूव ऑन टू माय ओरिएंटेशन। तो सबसे पहले जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव A है, इसमें है फंडामेंटल एथिकल एंड प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स, देख भी सकते हैं आप, ठीक है। प्रोफेशनल एंड एथिकल बिहेवियर इन कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, एथिक्स पर बहुत बात होगी इसमें। अच्छा, आप देखेंगे ACCA के पेपर्स के अंदर एक आम मिजाज है कि विच एवर पेपर यू आर स्टडिंग, बी इट F7, बी इट F8, SBL की बात कर लें, SBR की बात कर लें, AAA की बात कर लें, किसी भी और की बात कर लें, एथिक्स पर बड़ा फोकस रहता है, बड़ा जोर रहता है। क्यों रहता है? वजह उसकी ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, इफ यू आर अकाउंटेंट, इफ यू आर ऑडिटर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ विच यू आर इंटरेस्टेड विथ बाय द मैनेजमेंट, बाय द शेयर होल्डर, बाय whoever the stakeholder is, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, की है, क्रूशल है। वो ओहदा बड़ा, इसको आप कहेंगे एंट्रस्टेड है, जिस पर लोगों ने आपको ट्रस्ट किया, आपको बिठाया है। If you are a CFO of an organization, if you are leading the financial reporting role, then you have a duty to report the figures accurately, to report the figures in true and fair view, which represents true and fair view. आप रिपोर्ट ठीक तरीके से करें, ऑडिटर ऑडिट करके ओपिनियन ठीक तरीके से दे, दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज, ठीक है मेरा बच्चा। तो एथिक्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जब आप मुख्तलिफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को अप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट का प्रेशर, शेयर होल्डर्स का प्रेशर आपको मुख्तलिफ ऐसी हरकतें करने पर मजबूर कर देता है विच आर आउटसाइड द एथिकल परमिसिबल एम्बिट, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या हैं, किस तरह से हमने एथिकल व्यूज़ को, एथिकल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, कम्युनिकेट करना है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है, तो वहां पर हमें कैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ रेंज ऑफ एंटिटीज। अच्छा, फिर हमारे पास बहुत सारे अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, जो मुख्तलिफ एरियाज से पर्टेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेवेन्यूज से पर्टेन करते हैं, IFRS 15, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, सॉरी यहाँ से नॉन करंट एसेट्स से रिलेटेड हमारे पास काफी सारे स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है भाई। नॉन करंट एसेट्स के अंदर काफी सारे एरियाज आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास इसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट IAS 16 आ जाता है, आपके पास इसमें अल्लाह भला कर दे इंटेंजिबल एसेट्स आ जाते हैं, आपके पास इसमें अल्लाह भला कर दे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ जाता है, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल आ जाता है, बोरोइंग कॉस्ट आ जाता है, बहुत सारे इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड आ जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है। नॉन करंट एसेट्स का एरिया काफी बड़ा है। फिर हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, अ वेरी टेक्निकल एंड एग्जाम फोकस्ड एरिया। इस एग्जाम में काफी चीजें क्वेश्चन होती हैं, पूछी जाती हैं। इसमें IFRS 9 का बहुत मेजर रोल है, ठीक है। IFRS 9 है, IFRS 7 है, IAS 32, और चीजें, लीजेस IFRS 16,
Employee benefits IAS 19, income taxes IAS 12, provision and contingencies में IAS 37, IAS 10, ये IAS 10 इसमें आ जाता है events after reporting period, provision contingencies IAS 37, IFRS 2, fair valuation measurement के लिए IFRS 13, SME रिपोर्टिंग की बातें, अदर रिपोर्टिंग इश्यूज की बातें। तो ये सारी की सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमने इसको कवर करना होगा, ठीक है। और ये सारी की सारी जितने भी एरियाज हैं ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं और ये ग्लोबली पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है, ठीक है। देखो एक ACCA मेंबर की क्यों ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, क्योंकि वो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो कि ग्लोबली अप्लाई हो रहे हैं वो पढ़ के जा रहा है, इसीलिए इसकी पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस है, मार्केट है, मोबिलिटी आसान है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है और इन स्टैंडर्ड्स को हम कवर करेंगे। ये स्टैंडर्ड्स बड़े डीपली एग्जामिन होते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए इन चीज़ों को आसान करें। अच्छा भाई, और सर क्या है, और हमारे पास ग्रुप्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ग्रुप एंटिटीज, जिसके अंदर हमारे पास ग्रुप अकाउंटिंग, ठीक है, ग्रुप प्रॉफिट एंड लॉस, ग्रुप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ग्रुप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स की अकाउंटिंग कैसे होगी, अगर ग्रुप स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं हमने उससे कैसे अकाउंट फॉर करना है, और फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शंस को हमने कैसे अकाउंट फॉर करना है। फॉरेन ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, फॉरेन सब्सिडरीज भी होती हैं व्हिच नीड्स टू बी कंसोलिडेटेड, सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, ठीक है। फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट एरिया है। इसमें नॉन परफॉर्मेंस मेजर्स भी, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स भी हमने स्टडी करने हैं, दैट हाउ दे आर डेल्ट विद द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स। तो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स, उन दोनों को स्टडी करके हमें बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन और मल्टीपल रेशियोज की इंटरप्रिटेशन क्या होगी। अगर कोई चेंजेस आ जाती हैं अकाउंटिंग रेगुलेशन में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, तो उससे रिलेटेड चेंजेस आ रही हैं या आएंगी, वो क्या करंट इश्यूज हैं, और फिर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना और टेक्नोलॉजी को यूज करना टू अटेम्प्ट योर एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली। ये सारी बातें यहाँ लिखी हैं जो हमने अपनी प्रेजेंटेशन में डाल दी हैं बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। और एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स के अंदर आपके जो एग्जाम फोकस्ड बेसिकली जो इन्वायरमेंट है, एग्जाम इन्वायरमेंट है, CBE कंप्यूटर बेस्ड इन्वायरमेंट है, उन टूल्स को यूज करना कि आप उन टूल्स को कैसे यूज करोगे अपने पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है मेरा बच्चा। तो ये मैंने बात कर ली SBR के सिलेबस की। फिर ये एक डिटेल गाइडलाइन है, अभी हमें डिटेल गाइडलाइन में जाने की जरूरत नहीं है, वो तो हम जैसे जैसे हर सिलेबस एरिया को पढ़ेंगे डिटेल गाइडलाइन में जाते रहेंगे। अच्छा, हमारे पास मेन सोर्स ऑफ लर्निंग या मेन सोर्स ऑफ स्टडी है क्या हमारे पास? बेटा ये है हमारे पास मेन सोर्स ऑफ स्टडी। आई होप कि आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है और आपको नजर आ रहा है। तो बेटा जरा मुझे कंफर्म कर दें कि क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ईच एंड एवरी स्टूडेंट बेटा प्लीज, क्या आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? प्लीज कंफर्म मी। देखो बेटा, अब आपके लिए जो प्राइम सोर्स ऑफ लर्निंग है, स्टडी सोर्स है, वो आपके लिए ये स्टडी हब है, जो ACCA स्टडी हब है, ठीक है। हर स्टूडेंट के पास इसका एक्सेस है, ठीक है। और हमारी ये कोशिश होगी, मेरी ये कोशिश होगी कि स्टडी हब का कंटेंट जो कि ACCA का सोर्स कंटेंट है, हम इसको लेकर पढ़ें। फॉर 2027 जो पुराना मटेरियल है काफी सारा, देखो उसमें चेंजेस आ चुकी हैं, काफ़ी चीज़ें अपडेट हुई हैं, ACCA का कोर्स अपडेट हुआ है, छोटी छोटी मुख्तलिफ चेंजेस जगह जगह, सिलेबस की अपडेशंस जगह जगह एप्लीकेबल या एक्टिवेट हो गई हैं। So it is better for us, it is beneficial for us that we use the up-to-date learning material for our preparation of SPR, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो हमारी पुरानी कुछ वीडियोस हैं उसकी हो सकता है मैं हेल्प लूं, लेकिन हम हर टॉपिक में हर टॉपिक की अपडेटेड समरी आपसे शेयर करेंगे, और वो समरी पूरी की पूरी स्टडी हब के कंटेंट पर बेस करती होगी। वही सारी हेडिंग्स होंगी, वही सब हेडिंग्स होंगी, हाँ, लेकिन उसको हम आसान करके आपके लिए प्रेजेंट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये इतनी सारी बातें अगर लिखी हुई, मिसाल के तौर पर बहुत सारी बातें लिखी हुई, तो अब इसको मैं कंसाइज करके, जो हमसे रेलेवेंट बात है, मैं इसको कंसाइज करके आपके सामने इस पूरे चैप्टर का एक समराइज डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमने करनी होंगी।
कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग साथ वर्कआउट करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपसे कहूंगा कि आपने खुद ही वर्कआउट करनी है, और ये कोई मुश्किल भी नहीं है बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द सॉल्यूशंस ऑफ ऑल दीज एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ बड़े क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस एरिया वाले बड़े की क्वेश्चंस होंगे ना, ठीक है, जो एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस होंगे ये हम करेंगे। ठीक है भाई, ये हम करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, क्वेश्चन बैंक में भी अवेलेबल हैं। ठीक है, अच्छा फिर देखो हर चैप्टर जो है ना, चैप्टर, ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूं, आप IAS 12 के ऊपर चले गए। ठीक है भाई, सिलेबस कवरेज, समरी एंड क्विजेस। ठीक है, चैप्टर 1 क्विज, अच्छा फिर इसमें क्विजेस भी है, आ जाओ इस पर क्लिक कर दो। ठीक है भाई, आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो इससे रिलेटेड क्विजेस भी हैं। सो यू कैन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स, यू कैन प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, क्विजेज अवेलेबल हैं, यहाँ सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन इसको मैं इंशाल्लाह ताला हर चैप्टर को चैप्टर वाइज समरी और सिंप्लीफाइड चार्ट्स के थ्रू कोशिश करूंगा कि आपके लिए चीज़ों को मैं आसान कर सकूं, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं इसे आसान करूं। ठीक है, so this is what I needed to show you, that each and every student have the access of this study hub. ठीक है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, फिर ACC ने भी मुख्तलिफ टॉपिक्स में कुछ टॉपिक एक्सप्लेनर्स, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। टॉपिक एक्सप्लेनर्स, मिसाल ले रहा हूँ मैं एम्प्लॉय बेनिफिट से, आपने देखा यहाँ पर कोई टॉपिक एक्सप्लेनर आ रहा होगा, कहीं ना कहीं आ रहा होगा, यहाँ नहीं आ रहा, इनकम टैक्सेस में आ रहा होगा, ये देखें टॉपिक एक्सप्लेनर वीडियो आ रही है, तो इससे भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। ठीक है भाई, अच्छा वापस से आ जाओ। तो ये हमने बात कर ली सिलेबस एरिया की। ठीक है, अच्छा समरी ऑफ चेंजेस, ठीक है ना, कि किस किस एरिया में चेंज आया है। ठीक है, आपको पता है कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इज एन इवॉल्विंग टॉपिक। ठीक है, उसके अंदर चीजें, उसमें डिस्कशन में चेंजेस आ गई हैं। अच्छा भाई, तो बेसिकली हम जो ये SBR का सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें कौन कौन से टॉपिक्स, हम तो बुक को या हम तो स्टडी आपके कंटेंट को देख रहे होंगे, लेकिन ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कवर कर रहे होंगे। कौन कौन से, इसमें से काफी सारे आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी कवर किए हैं। ठीक है, F7 के स्टेज पे भी कवर किए हैं, और SBR में भी वही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं। तो सर क्या वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हमें दोबारा पढ़ने पड़ेंगे? जब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो FR वाली नॉलेज आपकी ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगी। FR वाले बेसिक कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में नहीं आएंगे SBR के पेपर में, हाँ, लेकिन उसके ऊपर जो इमारत खड़ी होगी, जो एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जरूर टेस्ट होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वर्चुअली सारे ही स्टैंडर्ड्स ACCA किसी न किसी दर्जे में इंक्लूड कर देता है। जबकि मैंने आपको ये भी बताया कि सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, देखो IFRS S1, IFRS S2, ये भी आपके कोर्स का पार्ट है। फिर यूरोपियन सस्टेनेबल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, अच्छा भाई, ये SBR इंटरनेशनल का पार्ट नहीं है। अच्छा भाई, अदर स्टेटमेंट्स कुछ IAPS हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री, मटीरियलिटी जजमेंट्स, ये करंट इशू में टेस्ट होते हैं, ये करंट इशू में टेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सब से रिलेटेड गाइडेंस आपके पास इस स्टडी हब में मौजूद है। आर यू गेटिंग दिस? आगे आ जाओ। SBR एसेंशियल्स, अच्छा भाई, CV प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, ये वाली बातें हैं। पेपर का स्ट्रक्चर क्या है ये हम अपनी प्रेजेंटेशन में देख लेंगे। मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि अच्छा, इससे बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है, अच्छा भाई, बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। पेपर पैटर्न क्या है सर? पेपर पैटर्न क्या है SBR का? आ जाओ देखते हैं। दिस इज द पेपर पैटर्न। There are two sections.
सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चंस होंगे आपके पास, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 30 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन 2 20 मार्क्स का। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा रीड कर रहा हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। The first question worth 30 marks will be based on the financial statements of the group entities। ये consolidation पे बेस करेगा। Consolidation is very key topic, or extracts thereof, and is likely to require consideration of some financial reporting issues। इसमें financial reporting issues भी होंगे। Question will include a pre-populated spreadsheet। अब आपको pre-populated spreadsheet दी जाती है जिसमें ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, पीएनएल भी हो सकता है, एसओएफ भी हो सकता है, कैश फ्लो भी हो सकता है। One of the requirement will be to correct the spreadsheet for a range of issues। और एग्जामिनर कहता क्या है कि ये इश्यूज हैं, ये मसले मसाइल हैं, एंड यू हैव टू रेक्टिफाई दिस स्प्रेडशीट। तो आप एडजस्टमेंट्स डाल के उन फिगर्स को रेक्टिफाई करते हैं। तो इसके लिए आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का होना बड़ा जरूरी है कि कंसोलिडेशन में क्या चीज डेबिट हो रही है, क्या चीज क्रेडिट हो रही है। तो उसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे डिटेल में। Candidates should understand that in addition to the spreadsheet requirement, a discussion and explanation of these numbers will also be required। और सिर्फ उसके अंदर populate नहीं करना, आपने उसको explain भी करना है। So obviously, whatever concept you are carrying with those adjustments, you simply have to explain it। और लोगों को मुश्किल नहीं होता। असल प्रॉब्लम, असल चीज क्या है कि आपने उसका ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई करना है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर उसको एक्सप्लेन करना कोई रॉकेट साइंस बात नहीं है, वो आसान बात है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, ये 20 मार्क्स का होगा, लेकिन इसमें 2 प्रोफेशनल मार्क्स भी होंगे। द सेकंड क्वेश्चन वर्थ 20 मार्क्स विल रिक्वायर कैंडिडेट्स टू कंसीडर द रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस एंड एथिकल इम्प्लीकेशन। अब उसमें मिसाल ले रहा हूँ, आईएफआरएस अल्लाह भला कर दे, रेवेन्यू के स्टैंडर्ड का सवाल है कोई, ठीक है, रेवेन्यूज के स्टैंडर्ड का सवाल है। अब रेवेन्यू के स्टैंडर्ड के सवाल के अंदर कोई एथिकल इम्प्लीकेशन भी आ जाएगी कि मिसाल के तौर पर जो फाइनेंस मैनेजर है या सीएफओ है, उसने रेवेन्यू को गलत रिकॉर्ड कर लिया है ताकि वो रेवेन्यू को एक्सेलरेट करके दिखा सके, ओवर स्टेट करके दिखा सके, और उससे प्रॉफिट ओवर स्टेट हो जाए और जो शेयर होल्डर्स हैं वो खुश हो जाएं और शेयर प्राइस मिसाल के तौर पर कम ना हो। तो अब उसके साथ एक एथिकल इम्प्लीकेशन या एथिकल डिलेमा भी अटैच कर दिया एग्जामिनर ने, ठीक है। तो उसको भी हमें एक्सप्लेन करना है, क्या एथिकल इश्यूज हैं, उसको कैसे कैटर किया जाए। तो एथिकल इम्प्लीकेशन किसी न किसी टॉपिक के साथ, चाहे वो लीजिंग का टॉपिक हो, चाहे वो रेवेन्यूज का टॉपिक हो, उसके साथ एथिकल इम्प्लीकेशंस भी इंक्लूड कर देता है एग्जामिनर क्वेश्चन नंबर 2 में आमतौर पर। इसमें 2 प्रोफेशनल मार्क्स भी अवेलेबल होते हैं फॉर योर प्रोफेशनल डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 3 and 4 ये सेक्शन बी में आते हैं। And section B consists of 2 questions which will be scenario based and will contain both discursive and computational elements। डिस्कशन का पार्ट और कंप्यूटेशन का पार्ट दोनों होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं इस पूरे पेपर में डिस्कशन का पार्ट या एक्सप्लेनेशन का पार्ट गालिब रहता है। So your drafting should be good, your understanding should be good, your interpretational skills should be good, ठीक है। सेक्शन बी, और ये प्रैक्टिस से आएगी, मैं समझाऊंगा, कोशिश करूंगा जितना समझाऊं, और प्रैक्टिस करनी है आपने। सेक्शन बी could deal with any aspect of the syllabus but always include either a full question or part of a question that tests the analysis part of the syllabus। और इसमें एनालिसिस पार्ट आएगा दोनों में से किसी क्वेश्चन में, ठीक है। प्रोफेशनल मार्क्स भी होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आम तौर पर। सो दिस इज अबाउट द फॉर्मेट। यही बात आपको यहां पर भी देखने को मिली थी, ये रहा सेक्शन ए, सेक्शन बी, ठीक है भाई। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4 प्रोफेशनल मार्क्स होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर दी। पास्ट एग्जाम ट्रेंड्स एंड एनालिसिस। अभी पास्ट एग्जाम्स ट्रेंड्स पर मैं बात नहीं कर रहा, पास्ट एग्जाम्स ट्रेंड पर मैं बात नहीं कर रहा। वजह उसकी ये है कि किस अटेम्प्ट में कौन सा टॉपिक आया, ये जाहिर सी बात है जब हम पास्ट पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे उसी वक्त मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एग्जामिनर कौन कौन से एरिया को फोकस कर रहा है। बहुत से इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं लाइक लीजेस, इम्पेयरमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट्स, और ऐसे बहुत से स्टैंडर्ड्स हैं जो एग्जामिनर फ्रीक्वेंटली टेस्ट करता है। किस किस अटेम्प्ट में टेस्ट हुए हैं उसका एनालिसिस हम डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। अगर ये सब्जेक्ट वैसे तो पासिंग रेशियो इसका बेहतर है, मुनासिब है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये जो सब्जेक्ट फेल होता है, ये क्यों फेल होता है, ठीक है, ये फेल क्यों होता है, इसके फेल होने की क्या वजूहात है। अच्छा भाई, तो
आम तौर पर उसकी वजूहात ये हैं कि स्टूडेंट्स सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, उनकी कवरेज प्रॉपर नहीं होती, ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, स्टैंडर्ड्स पर ग्रिप नहीं होती, डिफरेंट सिनेरियोज प्रैक्टिस नहीं किए होते, पेपर टेक्निक, ड्राफ्टिंग की टेक्निक्स हैं, किस किस तरह से आपने ड्राफ्टिंग करनी है। एग्जामिनर के सजेस्टेड सोल्यूशन को देख के आपने परेशान नहीं होना कि सर इतना सारा हम कैसे लिखेंगे, हम तो इतना परफेक्ट लिख ही नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने कॉन्सेप्ट्स ठीक तरीके से एक्सप्लेन करें, भले शॉर्ट सेंटेंसेस में करें, भले बुलेट पॉइंट्स में करें, एंड आई विल शो यू हाउ यू कैन डू दैट। बट पेपर टेक्निक इज द की टू सक्सेस। पेपर टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैक ऑफ प्रैक्टिस, वही बात है, प्रैक्टिस नहीं होगी तो पेपर टेक्निक आपको आती भी होगी तो आप यू कैन नॉट मास्टर दैट टेक्निक। पुअर आंसर प्लानिंग, you have to plan your answer before you draft your answers. If you are unable to plan your answer properly, you cannot draft it properly. Okay? Poor time management. एक सवाल पे इतना टाइम लगा दिया, दूसरा सवाल बेचारा कॉम्प्रोमाइज हो गया। Poor drafting skill and connection of thought. Again, it will come through practice. Ignoring technical articles and current issues. ये आपने नहीं करना। अच्छा भाई, अब एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अच्छा बेटा, एक मिनट, जरा इसको आप देखिए, मैं आई विल बी बैक इन अ मिनट, एक मिनट। तो बेटा ये मैंने एक डॉक्यूमेंट कंपाइल किया है और इसके अंदर मुख्तलिफ जो SBR के क्वेश्चन जो मुख्तलिफ अटेम्प्ट में टेस्ट हुए हैं और जो आपके कैपलन के क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से एग्जामिनर ने कुछ कमेंट्स किए हैं और उन कमेंट्स को मैंने समराइज किया है मल्टीपल हेडिंग्स में, जिसमें एग्जामिनर बहुत सी बातें कर रहा है स्टूडेंट से रिलेटेड। क्या बातें कर रहा है स्टूडेंट से रिलेटेड? अच्छा, पार्ट 1, एग्जामिनर कहता है कि आपकी सिलेक्टिव नॉलेज है या सरसरी नॉलेज है, डिटेल्ड नॉलेज नहीं है। मिसाल के तौर पर कुछ पॉपुलर एरियाज पर तो आपने फोकस कर लिया, लेकिन आपने लेस प्रोमिनेंट एरियाज को, लेकिन वो इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, आपने इग्नोर कर दिया, जैसे कि एग्रीकल्चरल का स्टैंडर्ड या IFRS फॉर एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड या IFRS फॉर SMEs। कुछ चीजें आपने रोड लर्न तो कर ली, लेकिन अंडरस्टैंडिंग को डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया, पर एग्जामिनर के स्पेसिफिक कमेंट्स हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड। आपने कुछ ऐसी नॉलेज जो कि अज्यूम्ड नॉलेज होती है, ऑब्वियसली आपने पहले के पेपर में पढ़ी होगी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में पढ़ी होगी, लेकिन आपने उसको रिवाइज करना इंपॉर्टेंट नहीं समझा, आप उसको खातिर में लेकर नहीं आए। IAS 16, IAS 37, IAS 38 फंडामेंटल है और इससे रिलेटेड एग्जाम में एडजस्टमेंट्स और क्वेश्चंस आते हैं और एग्जामिनर ने ये चीजें हाईलाइट करी हैं। इसी बेसिस के ऊपर मैं आपको ये बता रहा हूँ। करंट इश्यूज और टेक्निकल आर्टिकल एग्जामिनर कह रहा है कि बच्चे इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा भाई, फिर एग्जामिनर कह रहा है कि एप्लीकेशन गैप है। भाई आप नॉलेज डंप तो कर रहे हो, लेकिन अपनी नॉलेज को अप्लाई नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स आंसर बाय राइटिंग एवरीथिंग दे नो अबाउट स्टैंडर्ड विदाउट रिलेटिंग टू द इश्यूज इन द क्वेश्चन। इट विल कम थ्रू प्रैक्टिस, ठीक है। देखो एग्जामिनर की जो कोट्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन भी करी हैं। अच्छा भाई, फिर क्या, इनेबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट सिनेरियोज, simply copying the text from the exhibits adds no value and earns no marks। क्वेश्चन के एग्जिबिट से चीजें उठा उठा के कॉपी करने से मार्क्स नहीं मिलेंगे भाई, माजरत के साथ, ठीक है भाई। ट्रिगर वर्ड्स हैं सिनेरियो के अंदर, एग्जामिनर ने दिए हैं और एग्जामिनर चाहता है कि आप उन वर्ड्स को इंटरप्रीट करो और उन वर्ड्स की मदद से आप अपने सॉल्यूशन को डायरेक्शन दो, ठीक है भाई, कि ये किस स्टैंडर्ड से टेस्ट हो रहा है। एग्जामिनर क्या कहते हैं देख लो भाई, जिसकी बेसिस पर मैंने ये बात की। और कौन से क्वेश्चन में कह रहा है ये भी लिखा है मैंने। फेलिंग द इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, not discussing the impact of transactions and accounting treatments on the users of financial instruments। जबकि एग्जामिनर पूछ रहा है और आपने ये डिस्कशन ही कटा दिया सिरे से।
कि इन्वेस्टर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, लेंडर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। एग्जामिनर पूछ रहा है, एग्जामिनर चाह रहा है, लेकिन आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। Are you getting this? प्रोफेशनल मार्क्स इसी इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव के लिए प्रोफेशनल मार्क्स रिवॉर्ड किया जाता है, जो आप लोग लूज कर देते हैं। ठीक है भाई, एग्जाम टेक्निक की बात, पुअर टाइम मैनेजमेंट। ठीक है भाई, एक सवाल पर इतना टाइम आपने स्पेंड कर दिया, बाकी सवालों के लिए टाइम ही नहीं बचा। पुअर आंसर स्ट्रक्चर, पुअर आंसर प्लानिंग। देख लो, ये मैं नहीं कह रहा, एग्जामिनर की बातें हैं। Writing long, rambling paragraphs without using headings or bullet points, making it difficult for the marker to award marks. ठीक है, एग्जामिनर क्या कह रहा है, डिस्कस करने का कह रहा है, कैलकुलेट करने का कह रहा है, एडवाइस करने का कह रहा है, तो एडवाइस करो। आप वर्ब्स को नहीं पहचानोगे तो क्या होगा? स्प्रेडशीट का फंक्शन आप इग्नोर कर रहे हैं। नॉट यूजिंग द स्प्रेडशीट इन सीवी फॉर कैलकुलेशन और यूजिंग इट लाइक अ वर्ड प्रोसेसर एंड नॉट शोइंग द फॉर्मूलास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फॉर्मूला शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, अपना दिमाग भी लगाओ कि कहाँ इंफॉर्मेशन में इनकंसिस्टेंसी है, और ये इनकंसिस्टेंसी क्यों है? गलती की वजह से, मिस्टेक की वजह से है, एथिकल डिलेमा की वजह से, किसकी वजह से? रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की वजह से है, किस वजह से? ठीक है, खैर, तो ये मैंने आपको एक खाका प्रेजेंट किया है और उसका एक सॉल्यूशन दिया है, कंक्लूजन दिया है कि जो स्टैंडर्ड आप अप्लाई कर रहे हैं, नो योर स्टैंडर्ड, गो बियॉन्ड द रोट लर्निंग एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट स्टैंडर्ड। अप्लाई, अप्लाई एंड अप्लाई। मास्टर योर टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, प्रैक्टिस ऑन कंप्यूटर बेस्ड एनवायरनमेंट and do read your current issues. If you are able to target these 5 points, inshallah आपका SBR पास, inshallah बहुत आसानी से पास है, inshallah। ठीक है मेरे बच्चा। अच्छा भाई, और हम क्या बात कर रहे थे? रीजंस ऑफ फेलियर के बाद हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? अच्छा देखो बेटा, यू विल बी गिवन द एक्सेस ऑफ द रिकॉर्डेड सेशंस, जो हमारे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं SBR की, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो रिकॉर्डिंग्स तो पड़ी हुई हैं, आप अपनी कवरेज शुरू करें, लेकिन हम वीकली रिकॉर्डिंग्स भी कर रहे होंगे जो हमारे नए कंटेंट पे बेस करती होंगी, 2027 के कंटेंट पे बेस करती होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ACC की क्वालिफिकेशन में फंडामेंटल चेंजेस आए हैं 2027 के लिए। तो हमारी जो रिकॉर्डिंग्स होंगी वो नई रिकॉर्डिंग्स भी इंशाल्लाह ताला अवेलेबल होती चली जाएंगी। लाइव क्लास एवरी वीक, देयर विल बी एटलीस्ट 1 लाइव सेशन। 2 भी हो सकते हैं, मेरी अवेलेबिलिटी हुई तो 2 भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 लाइव सेशन हर वीक होगा ही होगा, जिसके अंदर हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपकी क्यूरीज ले रहे होंगे। नोट्स मैंने आपको बताया कि स्टडी हब की बेसिस पर आपको अपडेटेड नोट्स समराइज्ड फॉर्म में मैं प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह। एग्जाम बेस्ड टेस्टिंग ऐप, वो तो आपके खुद ही लॉगिन पर आ जाता है। असाइनमेंट्स आप अटेम्प्ट करके मुझे देंगे और मैं उसके ऊपर आपको फीडबैक दूंगा इंशाल्लाह। व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स की इतनी क्यूरीज नहीं आती, क्योंकि वो जब गौर से फोकस से वीडियो को देखते हैं तो उनकी क्यूरीज आती नहीं है ज़्यादातर। ठीक है, अगर कोई क्यूरी है आपकी, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप। लेटेस्ट स्टडी सपोर्ट मटेरियल जो ICAP के स्टडी हब वाला है, उसी से इंशाल्लाह हम समरी के बना के आपको देंगे, और उस स्टडी हब को भी बारहा रेफर करेंगे, उसके प्रैक्टिस मटेरियल को भी, क्योंकि आप वो देखो सोर्स मटेरियल है ACC का। ठीक है, एग्जाम फोकस वेबिनार, ग्रैंड रिवीजन भी इंशाल्लाह होगा, और मॉक भी आपका कंडक्ट होगा, जो कि इंशाल्लाह मैं खुद चेक करके आपको दूंगा विद फीडबैक। ठीक है भाई, प्लानर मैंने आपको बता दिया, हर वीक इंशाल्लाह एक लाइव क्लास होगी, डे मैं इंशाल्लाह ताला ग्रुप पर अनाउंस कर दूंगा। अगर आपने रजिस्टर किया है सेशन के लिए तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास है। आई विल बी कम्युनिकेटिंग द टाइमलाइंस ऑफ द लाइव सेशन इन द ग्रुप, और वो लिंक भी सर्कुलेट होगा, सो स्टे इन टच। ठीक है भाई, इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मैंने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपके सामने मेंशन कर दी है। ठीक है, तो ये लिंक्स भी शेयर होंगे इंशाल्लाह ताला, और रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों के साथ शेयर होंगी। सो आई होप एंड आई प्रे, अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है
और मैं दुआ करता हूँ कि हम इस सब्जेक्ट को आपके लिए बेइंतहा आसान बना पाएँ, बहुत आसानी के साथ इसकी कवरेज हम आपको करवा पाएँ और आप इसको अच्छे से आसानी के साथ कवर कर पाएँ और अपने पेपर्स में अच्छे मार्क्स के साथ आप पास हो पाएँ। सो बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए मेरे बच्चों। अल्लाह आपको हमेशा कामयाब करें, दुनिया आखिरत दोनों जहां में कामयाब करे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। टेक केयर अ लॉट। मुझे और सारे टीचर्स को दुआ में रखिएगा, अपने बहुत ख्याल रखिएगा। एंड द नेक्स्ट लाइव क्लास विल बी in the coming week, and I'll be sharing the date and time with you shortly, inshallah. Thank you very much. Take care a lot. Allah Hafiz.